आज हम लोग क्लास 10th संसाधन एवं विकास के एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। आपको ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन विकल्प के रूप में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। आप लोगों को पढ़ाए गए थे, ये है अधिक सिंचाई। आपको 3 अलग अलग कारण बताए गए थे, अतिपसचारण से किन किन राज्यों में है, वन उन्मूलन से किन किन राज्यों में है, और अधिक सिंचाई से किन किन राज्यों में भूमि निम्नीकरण होता है। तो इसको आप हमारी क्लास को देखकर फिर से देखेंगे, और आप नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये जलोढ़ मृदा है, जो लगभग 7.7 लाख से अधिक भूभाग पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो जहाँ पर्वतीय भूभाग होगा वहीं होगा। तो उत्तराखंड में पर्वतीय भूभाग है, तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, थोड़ा सा बहुत टिपिकल सा है, जैसे जम्मू कश्मीर गलत है, गुजरात सही होगा, राजस्थान और झारखंड नहीं होगा, गुजरात होगा। वैसे आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के अलावा भी आपको हमने बताया था कुछ भाग गुजरात में, कुछ भाग मध्य प्रदेश में इसकी पाई जाती है। तो आप वहाँ से देखेंगे काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। वैसे हमेशा ज़्यादातर पूछा जाएगा तो आपसे महाराष्ट्र पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि जिन राज्यों में उसका थोड़ा थोड़ा विस्तार है उनका नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गुजरात। पांचवा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो वन है, जो एक प्राकृतिक संसाधन है। बाकी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें, ये सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। तो उत्तर होगा वन। अगला, ये शब्द किसने कहे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसके स्टार्टिंग में ही बताया गया था, ये कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट देखेंगे, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, क्या कहलाते हैं। तो वो संभाव्य संसाधन हैं, क्योंकि भविष्य में उनके उपयोग की संभावनाएं होती हैं, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो जहाँ पर आपको बताया गया काजू और किशमिश की अधिक उत्पादन इसमें होता है, ऐसा राज्य यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, केरल है। यानी इसका आंसर आपका होगा केरल राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी कर्नाटक, केरल आदि के क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखें, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, भवन मानव निर्मित है। निम्न में से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है। खनिज तेल बिल्कुल नहीं है, कोयला बिल्कुल नहीं है, गैस बिल्कुल से नहीं है ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरण संसाधन मतलब है कि हम उनकी मात्रा असीमित होती है और उनका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि खनिज तेल, कोयला और गैस एक निश्चित मात्रा में हमारे भूभाग पर, हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं। अब लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो जलोढ़ मृदा है, और इसका निर्माण दियों नहीं नदियों, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, ठीक है ना। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित किया जाता है, या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो महाराष्ट्र, अभी आपको हमने बताया था, जब महाराष्ट्र में मिट्टी पूछे तो काली मिट्टी ही बताना है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या कहें
जो मैग्मा निकलता है वही आग्नेय शैल होती है उसके विघटन से, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे या मैग्मा के विघटन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया की किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक बताने हैं। हमने आपको वहाँ पर कई कारक बताए थे कि मिट्टी कैसे निर्मित होती है, ठीक है ना। तो मिट्टी के निर्माण के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारक होते हैं उनमें शैल, उच्चावच और जलवायु होती है। इसके अलावा वनस्पतियाँ होती हैं जो ह्यूमस तैयार करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको मुख्यतः अगर कहें कि दो पूछेगा तो आपको उच्चावच, जलवायु और शैलों के बारे में बताना है। वनस्पतियां हैं, संस्तर शैलें हैं, वही है ह्यूमस वनस्पतियों से ही तैयार होगा। और समय, ठीक है, आप ये 3 तैयार रखें। नेक्स्ट देखें, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के नाम। तो 6 प्रकार की मिट्टी बताई गई थी, आप सबके नाम जान लीजिए। जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटेराइट, मरुस्थली और वन मृदा। अगला देखते हैं, वन मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताना है। तो नदी घाटियों में मृदा दोमट व सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों में इनका गठन मोटे कणों से होता है। देखिए यहाँ पर वन मृदा यानी कि पर्वतीय मिट्टी की बात हो रही है। तो जब ऊपर हिमालय की घाटी या पर्वतीय श्रेणियों से नदियां निकलती हैं तो अपने साथ अवसादों को काट कर लाती हैं। उससे क्या होता है कि नदी घाटियों में दोमट तथा सिल्टदार परंतु ऊपरी ढलानों पर मोटे कण वाली मिट्टी बैठती है। हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक या ह्यूमस रहित होती हैं, यानी अधिशिलिक और ह्यूमस रहित होती हैं। अब मरुस्थलीय मिट्टी की दो विशेषताएं देखेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी की दो विशेषता है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। रेतीली और लवड़ी होती है, इनका रंग जो है लाल और भूरा होता है। अगला पृथ्वी सम्मेलन आपको बताया गया था जेनेवा, ये जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो ये 1992 में हुआ था। कभी भी आपसे पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें एजेंडा 21 का प्रस्ताव रखा गया। वो एजेंडा 21 है क्या, ये 21 कार्य योजनाओं की एक सूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अगला, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपान या सीढ़ीदार कृषि होती है। पर्वतीय राज्य कोई भी जोड़ दीजिए, हम कई बताएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी राज्यों में सीढ़ीदार कृषि होती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी। अगला, किन्हीं ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। तो आप लोग 2 से अधिक पढ़ें। देखिए, अति पशुचारण, अधिक पशुओं के चराने से, वन उन्मूलन, वनों के काटने से, अत्यधिक खनन से, अत्यधिक भौमजल के निष्कासन से, यानी हम जब नलकूप के माध्यम से जल को भारी मात्रा में निकालते हैं तो उससे भी क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है। अगला, भारत में भू निम्नीकरण के लिए मुख्य उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को, तो फिर वही होगा, वन की कटाई, खेती के गलत तरीके, अत्यधिक खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, खादर और बांगर में क्या अंतर। हमने बताया था आप लोगों को पढ़ाते समय, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो यहाँ देखिए, पहला है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। जो खादर मिट्टी होती है उसके कण जो है अधिक बारीक और रेतीले होते हैं। आप कहीं भी देखिए, बाढ़ आए उसके ऊपर एक पतली बालू की सिल्ट पड़ी होती है, जबकि ये कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ठीक है ना। इसमें बार बार नवीकरण होता है, इसमें नवीकरण नहीं होता क्योंकि वहाँ बाढ़ बराबर आती रहती है। नदियों के पास डेल्टा या बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है। ये नदी से दूर ऊंचे स्तरों पर पाई जाती है। समझ आ गया होगा। अगला है, इसमें संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और इसमें रेखा चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किस भूभाग
के अधीन भूमि सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना है, शुरू में बताया गया था कि कितना पर्वत, कितना पठार, कितना मैदान है, तो मैदान आपका सबसे अधिक था। फिर पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, यहाँ चित्र लाना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। काली मृदा की विशेषताएं बताना है, तो काली मृदा की विशेषता आप लोग देखें, कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है। सब कभी भी पूछा जाए कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, या काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास उत्पादन के लिए। इसे दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये चिकनी मिट्टी भी होती है, क्योंकि काली मिट्टी में पानी जाने के बाद ये चिपचिपी हो जाती है। इसमें फास्फोरिक तत्व की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, बाकी और तत्वों की प्रचुरता होती है। उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। पीछे भी आपको बताया गया था, मृदा निर्माण में धरातल यानी सैल, जलवायु और वनस्पतियां प्रमुख कारक होती हैं। सैल, जलवायु और वनस्पतियां। आपका जलवायु आता है जिसमें तापमान महत्वपूर्ण होता है। तापमान परिवर्तन, जल, पवन और हिमनदियों का कार्य, ठीक है। तापमान परिवर्तन से सैलें टूटती हैं, पवनों के तीव्र वेग से सैलें टूटती हैं, हिमनदियों के बहने पर सैलें कटती हैं, और तीव्र जल के प्रवाह में भी सैलों का कटान किया जाता है। रासायनिक जैविक परिवर्तन, यानी इसमें रासायनिक और जैविक परिवर्तन, जैसे चूने के सैल का पिघलना, ठीक है ना। जैविक परिवर्तन, पशुओं के द्वारा सैलों को तोड़ना। मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, सीधी सी बात है। जो मिट्टी है उसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्व मिले होते हैं, तब मिट्टी पोषक बनती है या मिट्टी तैयार होती है। अगला देखें, संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करिए। संसाधन का नियोजन कैसे करें, तो देश के संसाधनों की पहचान करें, उनका सर्वेक्षण करें, उनका मानचित्र बनाएं। संसाधनों की गुणवत्ता और उनकी मात्रकता का अनुमान और उनका मापन करना, एक उनके उपयोग का एक नियोजित ढांचा तैयार करना, और संसाधन विकास योजनाओं का राष्ट्रीय विकास योजनाओं से मिलान करना। अगला है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। देखिए, आपको निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बताए गए हैं। ये चारों बता दिए गए हैं। आप क्लास को खोलेंगे या जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ में आप जाकर इसके एक एक लक्षण या एक एक विशेषता देखेंगे। यानी कि निजी संसाधन है जो व्यक्ति अपने निजी उपयोग में प्रयोग करता है, सामुदायिक संसाधन है जिनका पूरे समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन है जो देश के नियंत्रण में होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है तो 200 समुद्री मील से अंदर ऐसे भूभाग जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जिसका नियंत्रण होता है, उन संसाधनों की बात की जाती है, तो वो क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने पीडीएफ में जाकर विस्तार से इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। मृदा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, 4 विधियां बताइए। तो जो चैप्टर के बिल्कुल अंतिम में आपको बताई गई थी, पहाड़ों में सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि कर कर, आश्रय पेटियां बनाकर, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करके, पट्टी श्रृंखला बनाना, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना और उनमें पट्टी श्रृंखला बनाना। तो ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर में पिछले पढ़ाए गए हैं, और इस लास्ट में जो हमने जितनी भी तरीके बताए हैं उनको आप देखेंगे फिर से वहाँ जाकर। मिट्टी के प्रकार हैं, 6 मिट्टी के प्रकार हैं, इनके बारे में लिखना है। तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपके लेक्चर्स में हर एक मिट्टी के बारे में बताया गया है, पीडीएफ भेजी गई है, वहाँ से आप जाकर इन 6 प्रकार की मृदा के बारे में देखेंगे, वहीं से आप इनको लिखेंगे। संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, भंडारण की मात्रा ज्ञात करना, उनकी कुशलता का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य में के लिए उन्हें बचाए रखा जा सके। इनका वितरण असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। असमान का मतलब है कि जो संसाधन हैं वो किसी राज्य में अधिक मात्रा में है तो किसी राज्य में कम है। जैसे कोयला की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा आदि के क्षेत्र में, कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक ये कोयला का क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है,
पंजाब, हरियाणा है, ये सभी क्या है, कोयले के संसाधनों से अभावग्रस्त हैं, ठीक है ना, या यहाँ पर इनकी कमी है। संसाधन के अति उपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, संसाधनों का ह्रास हो सकता है, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में एकत्रित हो सकते हैं, दूसरा संसाधनहीन हो सकता है, यानी अमीर गरीब का फैसला बढ़ सकता है, और तीसरा वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट जैसे भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, ओजोन परत का क्षय होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खादर बांगर में अंतर आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी सम्मेलन, देखिए इसको हमने बताया था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब? 19 जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के हल ढूंढने के लिए बुलाया गया था। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई, यानी इसी के तहत कहा गया कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, यानी किसी भी देश के 33% भूभाग पर वनों को होना चाहिए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर उसके वेग को कम कर देना, अत्यधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वृक्षों को लगाना, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना देना, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाना, जिसे एक श्रृंखला के रूप में स्थापित कर देना, ठीक है ना। अगला है शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में डिफरेंट समझ लें। कुल ज्ञात क्षेत्र का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। वहीं पर देखें, वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसल को बोया गया, ठीक है ना। कुल बोए गए क्षेत्र भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक होता है। गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर होती है, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कितना कृषि उपयोगी क्षेत्र है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र में आता है, जिसकी गणना एक फसल के आधार पर होती है। जबकि कुल बोए गए क्षेत्र में क्या होती है, एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं तो उनकी पूरी गणना की जाती है। अब अगला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो 1988 में क्लब ऑफ रोम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के लिए अपनी आवाज़ उठाई गई थी। पहली बार कब? 1968 में। फिर 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटी में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने सतत पोषणी विकास की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, और महत्वपूर्ण योगदान क्या था कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा इसे संचालित किया गया या इसे प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि ब्रंटलैंड आयोग कब आया? 1987 में। इसने सतत पोषणी विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सतत पोषणी विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में। सुमेसर की पुस्तक का नाम क्या है? स्माइल इज ब्यूटी। पूछा जाए गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति कहाँ की जाती है, किसने की? तो सुमेसर ने अपनी रचना स्माइल इज ब्यूटी में की थी, ठीक है ना। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। विवेकपूर्ण और उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता सीमित मात्रा में उपलब्ध होना और विकरणीय है। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। देखिए, स्वामित्व के आधार पर आपको पीछे बताया गया, व्यक्तिगत स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व, राष्ट्रीय स्वामित्व, अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व, यही 4 स्वामित्व होते हैं। तो व्यक्ति के स्वामित्व में जैसे तालाब, बाग, चारागाह, कुआं व्यक्ति का निजी होता है, तो व्यक्तिगत स्वामित्व है। सामुदायिक सभी लोगों के उपयोग के लिए होता है। गांव की पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्र, पार्क, पिकनिक, खेल के मैदान। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी रूप से सभी राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सरकार को अधिकार है कि वह राष्ट्र
में व्यक्तिगत संसाधनों के अधिग्रहण कर सकती है, जैसे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन एवं जीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि इसी के अंतर्गत आते हैं। समुद्र क्षेत्र में भी 12 समुद्री मील की दूरी तक का भूभाग राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यहाँ ये गलत लिखा है, 2 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। 12 समुद्री मील तक का भूभाग किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आपको बताए थे कि तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद का जो भूभाग होता है उसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसका नियंत्रण करती है। उसके उपयोग के बिना किसी प्रकार इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। तो समुद्री मील में 200 समुद्री मील के आगे का जो भूभाग होता है उसके अंतर जो संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 10th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर्स यानी फर्स्ट लेसन्स का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब इसे आप लोग करेंगे और इसे याद करेंगे, देखेंगे।